हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज कंप्लेंट का। कंप्लेंट जो टर्म है वो डिफाइंड है सेक्शन 21D सीआरपीसी में, और बीएनएसएस में बात करेंगे तो 21H बीएनएसएस में ये डिफाइंड है। अगर सिर्फ मैं डेफिनेशन पार्ट से बात करूं तो जो डेफिनेशन कहा गया उसके हिसाब से कंप्लेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एलिगेशन होता है जो कि लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर किसी मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। इस मकसद के साथ किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब बीएनएसएस या सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ, यानी जिस पर्सन ने उसके खिलाफ ऑफेंस कमिट किया है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन लास्ट में जाकर के एक लाइन उन्होंने यहां पर लिख दी है, लेजिस्लेचर ने एक बात रख दी है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है? पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट में फर्क क्या है? पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। देखिए, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस जो कंप्लेंट का डेफिनेशन आपने देखा है 21H में या 21D सीआरपीसी में, उसका जो है एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है, और एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत क्लियरली लिखा है रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस। सो रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाता है। जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाता है एक पर्टिकुलर सरकमस्टांसेस के अंदर, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर, वो पुलिस के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ही कंप्लेंट कहलाती है। और जो पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट तैयार करता है उसको हम कंप्लेनियंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट बनाता है किसी केस में, वो कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है कि पुलिस के हाथ से बनाई हुई रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर के तरफ से बनाई हुई रिपोर्ट कंप्लेंट में बदल जाती है? तो इसका जवाब आपको कहां मिलने वाला? इसका जवाब आपको मिलने वाला है बीएनएसएस के सेक्शन 21D के 21H के एक्सप्लेनेशन पार्ट में। वहां पर बहुत क्लियर कहा है कि यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ये फाइंड आउट किया कि जिस अपराधी के बारे में बताया गया था या जिस अपराध के बारे में बताया गया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है ऑफेंडर ने, वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है, बल्कि वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, तो ये वो खास परिस्थिति है जिसमें एक रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर बनाता है, वो रिपोर्ट कंप्लेंट में तब्दील हो जाता है। उसी को हम कंप्लेंट कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट तब्दील हो गया कंप्लेंट में, बनाने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? कंप्लेनियंट। क्लियर? अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए। मतलब अगर नट शेल में यहां तक ये बात कहें तो इसका मतलब क्लियर है कि रिपोर्ट ही कंप्लेंट होती है। बस फर्क यह है कि पुलिस के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट। तो जब सीधा मामला यह समझिए कि अगर कोई पुलिस वाला एक रिपोर्ट बनाता है तो उस पुलिस रिपोर्ट को ही हम कंप्लेंट कहेंगे, और वही कंप्लेंट कोर्ट में जब आ जाएगा तो पुलिस वाला कंप्लेनियंट है, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक चीज यहां पर क्लियर करता हूं। कंप्लेंट टर्म का मैंने पूरा A to Z
फ्रॉम रूट टू फ्रूट, सब कुछ इस सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको मैं पार्ट वाइज आपके पास रखने वाला हूं, आपके लिए पार्ट वाइज अपलोड करने वाला हूं। तो अभी कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे। सबसे पहले जरा समझते हैं कि कंप्लेंट टर्म में, यानी जो कंप्लेंट शब्द है, कंप्लेंट जो टर्म है, उसको समझने के लिए किन किन चीजों की होना, किन किन बातों का होना जरूरी है। देखो, कंप्लेंट जो टर्म है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्लेंट जो टर्म है, इसको समझना है आपको तो सबसे पहले यह समझना होगा कि कंप्लेंट जैसे शब्द को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब इतने सारे टर्म है जिसको डिफाइन नहीं कर पाया सीआरपीसी, इतने सारे टर्म है जिसको बीएनएसएस में नहीं मेंशन किया गया, लिखा नहीं गया है। हाथ धो करके सिर्फ कंप्लेंट को ही, टर्म को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द रीजन कि इंडियन लेजिस्लेचर को, इंडियन पार्लियामेंट को यह कंप्लेंट का टर्म डिफाइन करना पड़ा? इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, सबसे बेसिक पार्ट समझिए, कंप्लेंट क्या है, बीएनएसएस क्या है। बीएनएसएस में आपको जो टर्म लिखा गया एक प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजरल लॉ है। ये वो प्रोसीजरल लॉ है जहां पर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद, कोर्ट को हरकत में ला देता है। कंप्लेंट शब्द को डिफाइन करने के पीछे का कारण यह है कि कंप्लेंट के जरिए कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट को जाके बता सकता है कि सो एंड सो नाम के पर्सन ने, जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं नहीं जानता हूं, उसने मेरे साथ अपराध किया है। यानी कंप्लेंट इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ मोड, इट इज नथिंग बट इट इज ए वन काइंड ऑफ मोड, एक तरीका है जिसके जरिए मजिस्ट्रेट किसी अपराध के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। देखिए, कंप्लेंट के जरिए मजिस्ट्रेट अपराध पर कॉग्निजेंस लेते हैं। देखो, अगर मैं एक ह्यूमन बींग हूं, अगर कोई व्यक्ति, इंसान है, कोई आदमी है, उसको पता है कि कहीं पर कोई अपराध हुआ है या होने वाला है, so if I have a knowledge that somewhere द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय समवन, मेरे पास नॉलेज है इस बात की कि किसी ने अपराध किया है, तो भारत का कानून यह कहता है कि भैया अगर तुमको पता है तो जाकर के सूचना दो। किसको? पुलिस को सूचना देने को कहा है, कंप्लेंट करने के लिए नहीं कहा है। यू हैव टू गिव टू द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर, और टेक्निकली उसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन जब क्या हो कि अगर पुलिस वाले उस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, तब क्या होगा? तो यहां पर एक अथॉरिटी दे दी मजिस्ट्रेट के पास और कहा कि जाके उसको तुम शिकायत लगाओ, उसको जाके कहो। यानी अब देखो, अल्टीमेटली जस्टिस तो चाहिए। आपके साथ गलत हुआ, आप तो चाहते हैं कि कुछ आपका हो, आपके साथ जस्टिस हो। तो जस्टिस पाने के लिए या तो आपको पुलिस के पास जाना है या तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है। इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो तो उसको हम कहते हैं कंप्लेंट। और कंप्लेंट कुछ नहीं, एक मोड है, एक तरीका, एक माध्यम है जिसके जरिए कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कॉग्निजेंस लेंगे और फिर जस्टिस का जो प्रोसेस है, ट्रायल ब्रायल, ये वो, दिस दैट, इंक्वायरी, ट्रायल, सब वो शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जरा पार्ट समझिए। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कंप्लेंट, कंप्लेंट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है?
और क्या हो सकता है। अगर हम कंप्लेंट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस करें तो मैं आपको सीधे जरा स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर ले चलता हूं कंप्यूटर के। देखिए स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा कंप्लेंट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहली चीज कि कंप्लेंट जो होता है वो आप लिखित में कर सकते हो, मौखिक में भी कर सकते हो। मतलब कंप्लेंट के लिए क्या जरूरी है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट का मतलब है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लेंट, जिसके बिना कंप्लेंट कंप्लेंट नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर के ओरल या लिखित, ध्यान से सुनिएगा, लिखित भी कह रहा हूं ओरल भी कह रहा हूं, यानी कोई बंदा अगर जाके सीधे मजिस्ट्रेट की कोर्ट रूम में खड़ा होकर के अपनी बात ओरली सबमिट करता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको नहीं कहेंगे कि जाओ लिखवा के लाओ। जानिए लो, मजिस्ट्रेट साहब उसको ये नहीं कहेंगे कि लिखवा के लो। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा काम है बताना। और कंप्लेंट के डेफिनेशन में साफ साफ दिया है कंप्लेंट में बी रिटन और ओरल। तो ओरल का मतलब ही क्या है। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझिए, कंप्लेंट के लिए कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है। कंप्लेंट में कोई भी एलिगेशन जो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कि हमारा नोन पर्सन हो सकता है या जो कोई अननोन पर्सन हो सकता है, उसके खिलाफ हम यहां पर क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं। कंप्लेंट में ही क्या होता है, अननोन नोन दोनों के खिलाफ कर सकते हैं। कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास होता है, और मैजिस्ट्रेट शब्द का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज नॉट इंक्लूडेड एज पर दी डेफिनेशन मीनिंग ऑफ दिस कंप्लेंट। जब भी किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट रखेंगे तो कंप्लेंट में आपका पर्पस व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्शन लेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही एक्शन लेंगे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, मुझे लगता है कि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो ईमानदारी से लिखने में क्या जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता है तो बहुत अच्छे। एक बात को समझिए, अगर कोई भी मामला जिसके लिए मैं कंप्लेंट लेके मजिस्ट्रेट के पास जाता हूं और वो मामला अगर क्लियरली साबित हो गया, इफ प्रूव्ड, यदि वो साबित हो गया लेकिन उसमें कन्विक्शन नहीं होगा तो हम उसको कंप्लेंट नहीं कहेंगे। बात को समझिए, कंप्लेंट होने के लिए यह जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में हमने कंप्लेंट किया है उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या अक्विटल होना चाहिए, कन्विक्शन और अक्विटल का इशू आना चाहिए। लेकिन वैसे कंप्लेंट जिसमें इन कन्विक्शन और अक्विटल का मुद्दा नहीं आता है उसको हम कंप्लेंट टेक्निकली नहीं कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि 125 सीआरपीसी अपने आप में कंप्लेंट नहीं होता है। अब यहां पर ये सामने से लिख दिया है, अब ये सवाल पूछेगा आपसे, तो सेक्शन 107 सीआरपीसी, अब इसका नया सेक्शन 126 126 बीएनएसएस, सेक्शन 110 सीआरपीसी, इसका नया सेक्शन है सेक्शन 129 बीएनएसएस, 133 133 152 बीएनएसएस, 145 165 बी 164 बीएनएसएस, 125 तो फेमस सेक्शन है सीआरपीसी का मेंटेनेंस का, वो है 144 बीएनएसएस। साफ साफ लिख दिया है इज नॉट ए कंप्लेंट, ये अपने आप में कंप्लेंट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लेंट के लिए कन्विक्शन या अक्विटल का मुद्दा होता है। 107 में जब आप डालते हो पिटीशन तो उसमें कोई कन्विक्शन अक्विटल नहीं होता है। 110 में डालते हो आप पिटीशन तो भी वो कन्विक्शन अक्विटल नहीं होता। एक मोर ओवर एक और चीज जानिए, 107 110 133 145
यानी 126, 129, 152, 164, इन 4 सेक्शंस के अंदर अगर आप पिटीशन लगाते हो तो सामान्य तौर पर ये पिटीशंस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाए जाते हैं। इस पॉइंट से भी समझेंगे तो भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन अब एक आपके मन में डाउट आएगा, सर 125 सीआरपीसी यानी 144 सीआरपीसी बीएनएसएस तो लगाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। हालांकि प्रैक्टिकल में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां भी नहीं लगता। आपको पता होगा कि हर जगह हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट है और फैमिली कोर्ट में ये मैटर्स चलते हैं। तो वो भी नहीं है क्योंकि उसमें कन्विक्शन का कोई चांस नहीं। 125 जब आप पढ़ोगे या 144 पढ़ोगे तो उसमें कहीं कन्विक्शन क्विटल की बात नहीं, बिकॉज मेंटेनेंस का मामला है, वो अपने आप में अपराध है ही नहीं। अगर मैं मेरी वाइफ को खर्चा नहीं देता हूं, मेरे माता पिता को खर्चा नहीं देता हूं, इट्स नॉट ए क्राइम, इट इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल। क्राइम तो नहीं कहूंगा, ऑफेंस कहूंगा, ऑफेंस है ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई कंप्लेंट के लिए जरूरी नहीं है कि अक्यूज का आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लेंट में हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंप्लेंट हमेशा किसी अपराध के होने की सूचना दे। सो नेम ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर मस्ट बी एन ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन। तो वो मेंशन होना जरूरी है। क्लियर? तो अभी तक जो चीजें मैंने आपसे बताई उसमें आपको मैंने सिंपल ये कहा कि कंप्लेंट के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकता है। तो उसमें आपको मैं अगर बताऊं तो उसमें सबसे पहले आता है कि कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो रिटन या ओरल हो सकता है। कंप्लेंट में एलिगेशन जरूरी होता है। किसी भी नोन या अननोन पर्सन के खिलाफ में कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। इस व्यू के साथ किया जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के तहत, प्रोविजंस के तहत अक्यूज्ड के खिलाफ में जो एलिगेशन लगाया गया उस पर वो कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। अगर किसी भी कंप्लेंट में कन्विक्शन या क्विटल की गुंजाइश नहीं होती तो वो कंप्लेंट नहीं होता है। 107, 110, 133, 144, सॉरी 145 और 125 सीआरपीसी, उसका सेक्शन कोरस्पॉन्डिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्लेंट के लिए एक बात और याद रखना है कि इसमें कहीं भी अक्यूज्ड का नाम डालने की जरूरत नहीं है। नोन अननोन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो सकता है। कंप्लेंट में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अपराध के होने की सूचना आपको देनी ही देनी है, जरूरी है। एक और चीज जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंप्लेंट शुड बी वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब क्या होता है? VER मैं लिखता हूं, VERBATIM, इसका मतलब होता है शब्द सह, अक्षर सह, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाई वर्ड। तो जरूरी नहीं कि वर्ड बाय वर्ड ही होना चाहिए, इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। और सबसे पहले ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लेंट का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल बहुत बढ़िया जो बनता है कि मान लीजिए कि हमने कंप्लेंट रिटन किया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, क्लियर, और जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हमने कंप्लेंट दिया उसमें हमने गलत सेक्शंस कोट कर दिए, तो क्या होगा? गलत सेक्शन कोट कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। So reference to wrong statutory provision has no effect as far as complaint is concerned. भाई कंप्लेंट का पर्पस क्या है? हम जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन टू द मैजिस्ट्रेट समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट मी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई। अब जरूरी थोड़े कि हर अपराध का मेरे को सेक्शन पता हो। क्यों पुलिस वाले के पास जाते हो तो सेक्शन की लिस्ट लेके चलते हो पीठ पे चिपका के कि हाँ भैया मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया, सेक्शन है 100 का 3, सेक्शन 64, 65, ऐसे चिपका के घूमते जाते हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से केस का फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कंसीडर करने के बाद वो अपना एफआईआर रजिस्टर करता है, सेक्शंस पुट करता है और उसके बाद केस रजिस्टर करता है। सो देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी पर्टिकुलर सेक्शन। वो कोर्ट में हम लोग क्या फैंसी हो गए थोड़े आजकल, वो एआई का जमाना है, उसके पहले भी वकील सब क्या करते हैं, एडवोकेट सब लिखते हैं उसमें कि हाँ ये लिखो। स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज नॉट गिवन।
स्टैट्यूटरी प्रोविजन में कहीं नहीं ये कहा है कि हाँ ऐसा करना जरूरी, इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल एनीवेयर। जो भारत सरकार का कानून कहता है उसकी, अब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ एडमेंट करे तो दिखेगा, कोर्ट की कोई प्रैक्टिस हुई कस्टम होगा तो वो दिखेगा, लेकिन कहीं भी नहीं। तो सिंपल याद रखिए कि कुछ नहीं होता, कंप्लेंट बस एक हम शिकायत लगाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, जहां पर आपको कोई कानून जानने की जरूरत नहीं है, लिखित में डालने की जरूरत नहीं है, ओरल भी डाल दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता कुछ नहीं फर्क पड़ता। नो फॉर्मेट रिक्वायर्ड, नो सेक्शन रिक्वायर्ड, नो राइटिंग रिक्वायर्ड, मैंने सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन में लिखा है, आप उसका पढ़ो इंटरप्रिटेशन। अब एक चीज और साथ के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनना। बिहार के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिहार का एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रहा है, एक टर्म आता है उसको कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं। अब ये प्रोटेस्ट पिटीशन का पूरे बीएनएसएस में या सीआरपीसी में कहीं कोई जिक्र था ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, लेकिन आप कोई भी कमेंट्री बुक पढ़ लो या ठीक ठाक जो अच्छी किताबें हैं उसमें पढ़ो, आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्लेंट, या प्रोटेस्ट पिटीशन को हम कंप्लेंट कहते हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है बेसिकली, समझिए, इसको भी समझते हैं। पुलिस के पास हमने जाकर के सूचना दी, इंफॉर्मेशन दिया, पुलिस ने मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी बुद्धि लगाने के बाद उसने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज को कंसीडर करने के बाद एफआईआर में जो उसको समझ में आया वो सेक्शन इंपोज कर दिया, वो सेक्शन लगा दिया, और सेक्शन लगाने के बाद एफआईआर रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद एज यूजुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट बनती है, फिर से मैं कह रहा हूं रिपोर्ट बनती है, हालांकि 3 रिपोर्ट बनती है, मैं सिर्फ यहां एक ही रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के टेबल पर जाती है। अब जो फाइनल रिपोर्ट बनकर के मजिस्ट्रेट साहब के टेबल पर गई है, उस रिपोर्ट पर आई हैव ए क्लियर कट ऑब्जेक्शन। भाई जरूरी थोड़ी ही है कि पुलिस वाले इतनी ईमानदारी से बहुत अच्छे ढंग से विक्टिम के फेवर में या जो केस फैक्ट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन को, रोज का कहानी है भाई। पुलिस क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बट स्टिल वी आर सेइंग कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि रूल ऑफ लॉ को लाने की कोशिश करे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि पुलिस की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के टेबल पर चल गई, बट दैट इज अ फॉल्टी वन। मेरा कहना है, आई एम इन्फॉर्मेंट, मैं ही वो पर्सन हूं जो ने जाके पुलिस वाले को सूचना दिया था, और मैंने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन वो एकदम फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है। भाई क्या होगा फ्यूचर में ट्रायल में उसका मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कहना है कि जो पुलिस की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर आप कॉग्निजेंस मत लो। पुलिस की रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहता हूं मैं कि आप मत लो। ये है सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी बीएनएसएस, जहां पर एक मजिस्ट्रेट साहब को यह अथॉरिटी मिल गई है कि वो कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो ले लेंगे मजिस्ट्रेट साहब। और अगर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेंगे तो एज एन इन्फॉर्मेंट मेरे साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट पिटीशन मैंने फाइल किया। सो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइलिंग फॉर चैलेंजिंग द करेक्टनेस ऑफ द फाइनल फॉर्म और फाइनल रिपोर्ट इज ए कंप्लेंट। अब सवाल यहां से पूछ देगा आपसे इंटरव्यू में या बेंच में क्वेश्चन या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, और ये सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम बिहार स्टेट के और यूपी स्टेट में पूछा जाता है, बाकी स्टेट में तो नहीं रहता, लेकिन यहां 2 जगहों पर नॉर्मली पूछ लेते हैं। वेदर प्रोटेस्ट पिटीशन इज ए कंप्लेंट, यस ऑफ कोर्स, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 1968 का एक जजमेंट है अभिनंदन वर्सेस दिनेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन है वो अपने आप में कंप्लेंट है।
देखो, प्रोटेस्ट पिटीशन भी क्या होता है वो भी समझ लो आप। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध। मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं, उसके लिए मैं पिटीशन डाल रहा हूं। अगर मैं इंफॉर्मेंट हूं, और प्रोटेस्ट पिटीशन नॉर्मली सामान्य तौर पर 99.99999% केस में इंफॉर्मेंट ही डालता है। मैं खुश नहीं हूं, मैं विरोध दर्ज कराता हूं कि ये पुलिस वाले ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत इन्वेस्टिगेशन किया है। क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, उसका इन्वेस्टिगेशन गलत है, इसलिए उसको रिकॉर्ड पे मत लीजिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं एक कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं। अगेन आई व्हाट आई एम डूइंग, मैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मैं कंप्लेंट लिखित में दे रहा हूं। यही तो कह रहा है कंप्लेंट। कंप्लेंट के डेफिनेशन में लिखा क्या है? कंप्लेंट के डेफिनेशन में यही तो लिखा है, एनी एलिगेशन रिटन और इन ओरल टू ए मैजिस्ट्रेट। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी तो एलिगेशन लगा रहा हूं पुलिस के खिलाफ, उसकी रिपोर्ट के खिलाफ, उसके इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ। और रिपोर्ट में, और मैं क्या कर रहा हूं, वो जाकर के सामने रख रहा हूं कि मजिस्ट्रेट साहब, बीएनएसएस के प्रोविजंस के हिसाब से आप इस पे एक्शन लो। दिस इज द रीजन वाई प्रोटेस्ट पिटीशन इज नोन और कॉल्ड एज ए कंप्लेंट, या उसको डीम्ड एज ए कंप्लेंट माना जाता है। नाउ एक और चीज सुनिए। अब ये मैं देखिए एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कंप्लेंट क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन इज अ कंप्लेंट। सिमिलर टू प्रोटेस्ट पिटीशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह समझ लेना कि बीएनएसएस में कहीं भी कोई भी प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है तो भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीएनएसएस में कहीं भी क्लियर कट कोई सेक्शन प्रोविजन नहीं मेंशन किया हुआ है तो भी, अगर आपके पास वो लक्षण है जो आप दिखा रहे हो, क्या लक्षण है? मैं पन्ने पर लिखूंगा, मैं स्टेट को मेंशन करूंगा, मैं शिकायत लगाऊंगा, मैं स्टेट से एक्सपेक्ट करूंगा, नोन और अननोन पर्सन है कि मेरे खिलाफ उन्होंने अपराध किए, मेरे से ऑफेंस कमिट किया है। तो जहां कहीं भी आपके दिमाग में ये वाला फितूर आया, उसके लिए कोई सेक्शन है वो डिम्ड टू कंप्लेंट हो जाए। तो मैंने इसलिए यहां पर एक बात कहनी है, हालांकि जो मैं अभी बता रहा हूं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसाइडेड मामला है, थोड़ा पुराना मामला है, बट स्टिल इट इज रेलिवेंट। इसलिए मैंने कहा बिहार और यूपी जजमेंट में बताता हूं, सैडी, SADIEE, सैडी वर्सेज गया प्रसाद, सैडी वर्सेज गया प्रसाद। इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात कही थी कि पुलिस के फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के पहले, यानी पुलिस के पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के पहले, और एक होता है पुलिस के पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद। तो अगर पुलिस के पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के पहले ही मैं एक पिटीशन लगा दूं, और मजिस्ट्रेट साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि जनाब जो पुलिस रिपोर्ट आ रही है, या पुलिस रिपोर्ट जो आएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, प्लीज उसको कंसीडर न किया जाए, और कंप्लेंट के तौर पर ही प्रोसीड किया जाए, या कंप्लेंट के केस के तरीके ही इसका ट्रायल चलाया जाए। अगर मैं ये पिटीशन बिफोर लेके आ जाऊं, बिफोर फाइलिंग द पुलिस रिपोर्ट बाय द पुलिस, तो ये जो पिटीशन मैंने डाला ये भी कंप्लेंट ही है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आगे सुनिए तीसरा, और कौन सा है कंप्लेंट भाई? सीआरपीसी में सेक्शन 200, 200 से लेके 204 तक के बीच में जो आपने पढ़ रखा है, जो प्रॉपर है कंप्लेंट ही है, वो है कंप्लेंट। अब 200 से 204 बन गया है 223, 223 से 227, 223 से लेके 227 बीएनएसएस तक क्या है? कंप्लेंट। तो वो भी क्या है? कंप्लेंट। अब सुनिए एक और चीज, अगर आप और हम कहते हैं कि सर प्रोटेस्ट पिटीशन जो हम लोग डालते हैं
वो अपने आप में कंप्लेंट के बराबर ही, या वो कंप्लेंट है, डिम्ड कंप्लेंट। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम कंप्लेंट या डिम्ड कंप्लेंट कहते हैं, तो प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए यह बात जरूरी होती है कि उसमें गवाहों के नाम होने ही चाहिए, लिस्ट ऑफ विटनेसेज होने चाहिए। उसके अलावे जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स हैं या उसके अलावे जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर वो सब फुलफिल्ड है तो ही वो प्रोटेस्ट पिटीशन भी कंप्लेंट कंसीडर होगा। क्लियर? तो अभी तक आपको मैंने क्या क्या डिस्कस किया, बड़े आराम से डिस्कस किया है। कंप्लेंट का डेफिनेशन क्या है, कंप्लेंट के डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा डिटेल से। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि कंप्लेंट का एग्जाम्पल्स, उसका एसेंशियल एलिमेंट, उसका डायग्राम, वो सब इसका पीडीएफ भी है। अभी चलिए मैं एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। ध्यान से सुनना समझना, ये बहुत ही प्योर टेक्निकल मामला है। ये भी मैं आपको दिखाता हूं। नाउ द पॉइंट हियर इज कि जब आप कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखोगे, तो इसने कहा है ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो रिपोर्ट जो पुलिस वाला बनाएगा, लेकिन वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बनाएगा। तो दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला रिपोर्ट बनाएगा। तो भैया इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है? इसका मतलब यह है, जब आप ये कह रहे हो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट कहेंगे। कब कहेंगे? अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस डिस्क्लोज करता है। तो इसको जरा समझिए, इसका लाइनिंग को समझिए। पुलिस कितना क्या बोलते हैं वो एक्टिव होती है, वो आपको पता है। यहां कॉग्निजेबल, दिन भर में 100,000 कॉग्निजेबल केस हो जाए, पुलिस वाली जल्दी रजिस्टर ही ना करे। यूपी का बहुत सारा केस आता रहता है, आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे। बताया था एक मुस्लिम फैमिली थी, चलिए धर्म वरम को साइड करिए, मैं उसको वापस लेता हूँ। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जाकर के पैर रख के दबा दिया, मर गए। उसमें अब सामने से कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मर गई बच्ची, 2 महीने की बच्ची। उसमें कोई एफआईआर रजिस्टर अभी तक मेरी नॉलेज में थी कि नहीं है, अब हुई होगी, आई डोंट नो। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये कंप्लेंट का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कहता है सीधे शब्दों में कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अगर पुलिस वाले को ये दिखता है कि ऑफरा जो केस उसके हाथ में था, जिस केस के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन किया, वो केस नॉन कॉग्निजेबल केस था, तो वो रिपोर्ट जो बनी अब उस पर, वो रिपोर्ट क्या बन जाएगी, कंप्लेंट बन जाएगी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब करती है, जब पुलिस के पास कोई कॉग्निजेबल केस होगा, तब इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी से करेगी। तो यहां पर जो हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो साफ साफ वैसे मामलों पर अप्लीकेबल होता है जहां पर पुलिस इनिशियली इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है कॉग्निजेबल केस समझ करके, और कॉग्निजेबल केस समझ करके जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो पता चलता है पुलिस वाले को कि भैया ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस था ही नहीं, कॉग्निजेबल केस था ही नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस बन गया। तो अब जो नॉन कॉग्निजेबल केस बन गया तो बन गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी साहब, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी से शुरू किया, मजिस्ट्रेट साहब के परमिशन से तो किया नहीं है। आप तो ये समझ के चल रहे थे कि कॉग्निजेबल केस है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने फटाफट इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उसमें से क्या निकल के आया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफ केस है। अब नॉन कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट बना के देंगे, तो जो नॉन कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट आपने बना के दी, वो है कंप्लेंट। और वो सबमिट कैसे करेंगे, 193 सब सेक्शन 3, उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन ही नहीं है।
193 सबसेक्शन 3 BNSS, 173 सबसेक्शन 2 पहले वाला। अब एक चीज और जानिए, और प्योर टेक्निकल बात बता रहा हूं। अगर यही मामला 174 के सबसेक्शन 4 में फॉल कर जाए तो क्या होगा? पहले जानिए 174 सबसेक्शन 4 BNSS है क्या। देखिए कंप्लेंट कितना छोटा लगता है पढ़ने में। मैंने कितने सेक्शंस आपको यहां पर रीड विथ करा दिए। मैं हल्ला नहीं मचाऊंगा, आपको समझना है, सिर्फ सेक्शन नोट करते जाना। जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना, रीड विथ करोगे सारे सेक्शंस को, तो समझ में आएगा कि 21H के साथ कितने सेक्शंस कनेक्ट हो जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 174 सब सेक्शन 4 कहता क्या? 174 सब सेक्शन 4, ये FIR के बाद वाला सेक्शन। तो 174 सब सेक्शन 4 कहता है कि यदि किसी केस में 3 4 5 6 अपराध हैं और 5 6 7 8 जो भी अपराध हैं वो सारे के सारे अपराध नॉन कॉग्निजेबल हैं, और उसमें से एक ही अपराध कॉग्निजेबल हो गया, तो पूरा का पूरा केस कॉग्निजेबल ही कहलाएगा। अगर इस पार्ट को हमने पकड़ लिया और इसको हमने सेक्शन 21H के एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कंप्लेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अटैच करके पढ़ेंगे, रीड विथ करके पढ़ेंगे, तो यहां पर रिजल्ट कुछ और ही निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक चीज और बताता हूं। जो बता रहा हूं ये भी प्योर टेक्निकल है। आप इस बात को समझिए कि पुलिस रिपोर्ट 21T में डिफाइंड है। पुलिस रिपोर्ट कहां डिफाइंड है? 21T BNSS। पुलिस रिपोर्ट जो कि मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगी पुलिस, वो एक चीज हो गई। दूसरा कि जो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रही है वो, उसमें क्या फर्क है? ध्यान से समझिए मैं क्या बोलूं, मैं लिख पे देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहीं पर ले लेता हूं थोड़ा सा। देखिए एक है पुलिस रिपोर्ट जो कि है 193 सबसेक्शन 3 BNSS। ये कहां जाता है? मजिस्ट्रेट के पास। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट बन गई, मजिस्ट्रेट साहब के टेबल पे लग गई, ये हो गया पुलिस रिपोर्ट। दूसरा मामला जरा समझिए। पुलिस वाले भाई साहब कह रहे थे कि जनाब ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आज ही एक वाक्य हुआ है ना, चलिए फिर मुद्दे से हट जाएंगे, पहले मुद्दे की बात करते हैं। पुलिस वाले ने कहा कि जनाब हमारे पास तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आई है, यानी केस क्या है? कॉग्निजेबल इन नेचर है। पुलिस वाले भैया ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या किया? खोदा पहाड़ निकले चोहिया। अब क्या पता चला? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल केस। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो नॉन कॉग्निजेबल केस निकल के आया, ये भी रिपोर्ट बना और ये भी 193 के सबसेक्शन 3 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के टेबल पर तो जाएगा ही जाएगा। इसी रिपोर्ट के बारे में कहते हैं, ये जो रिपोर्ट यहां से यहां तक बनी, इस रिपोर्ट को कहते हैं कंप्लेंट। और ये जो हमारे भैया हैं पुलिस वाले भैया, ये हो गए कंप्लेनियंट। अब ये जरा सोच के बताइए, एक सिंपल पुलिस रिपोर्ट जो कि डायरेक्टली कॉग्निजेबल केस से शुरू होती है और 193 के अंदर जाके सबमिट होके खत्म हो जाती है,
एक पुलिस रिपोर्ट जो कि कॉग्निजेबल केस से शुरू होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुद्दे पर जाके खत्म होती है, इस दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इसके इफेक्ट में क्या फर्क होगा? कुछ तो फर्क होगा ना। अब इसका फर्क समझिएगा ध्यान से, प्योर टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, और बहुत सारे सेक्शंस आएंगे जो मैंने पहले बताया ना कि जो मैं बताऊंगा डेप्थ बताऊंगा। मैं आधे घंटे वाला नहीं बताऊंगा कि आधे घंटे में खल्लास। आधे घंटे में खल्लास नहीं करना है। आधे घंटे में खल्लास माने आपका करियर खलास। कोई नहीं पूछता, जो बनने के बाद जाते हैं ना उनको पूछो जाके कि क्या सर कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मजिस्ट्रेट बनने के बाद। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए चेहरे पे कि भाई आता है। नहीं है कॉन्फिडेंस तो गड़बड़ है। एग्जाम तो पास कर गए, अकबर बाबर की कहानी लिख के। है बिहार में, है यूपी में, है सब जगह जीके जीएस का कॉन्सेप्ट चलता है, आपको पता है। जीके जीएस के पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है भाई साहब। खैर उस पर मैं अभी उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था आप लोगों से कि भाई ये पुलिस रिपोर्ट और इस पुलिस रिपोर्ट में फर्क क्या था। पहला फर्क समझिएगा, जगह तो है, जस्ट सेकंड में एक और फाइल खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से देखिए। अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग को नहीं समझ में आया तो बताना। देखो, सबसे पहले हम उस सिचुएशन को ले रहे हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर ने कॉग्निजेबल केस समझ करके इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको खोदा पहाड़ निकली चुहिया, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल। अब ये नॉन कॉग्निजेबल में क्या कर दी? रिपोर्ट सबमिट करी, और ये रिपोर्ट क्या कहलाई? कंप्लेंट कहलाई। अब ये रिपोर्ट कंप्लेंट कहलाई, तो मैं अब बात कर रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर अब क्या बन गया? कंप्लेनियंट। सो वेयर द पुलिस ऑफिसर इज ए कंप्लेनियंट, तो जहां पर पुलिस ऑफिसर अपने आप में कंप्लेनियंट बन गया, एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 21H ऑफ द BNSS, तो कंप्लेनियंट होने का मतलब यह है कि भैया को हर डेट पर कोर्ट में आना पड़ेगा। पुलिस वाले भैया को हर डेट में कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पुलिस वाले भैया जो कि अब कंप्लेनियंट हो गए हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया की वजह से, और वो किसी डेट पर नहीं आते हैं, लगातार नहीं आते, तो वहां पर नॉन अपियरेंस ऑफ कंप्लेनियंट जो कि पुलिस वाले भैया है, तो नॉन अपियरेंस इज इक्वल टू अक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। यानी कि कंप्लेनियंट अगर बार बार कोर्ट में नहीं आता है कंप्लेंट फाइल करने के बाद, तो दैट उसका फायदा किसको मिलेगा? अक्यूज्ड को, और उस अक्यूज्ड का अक्विटल हो जाएगा। ऐसा कहते हैं सेक्शन 279 सब सेक्शन 1 BNSS में। लो जी, कर लो आप, जितना करना है, लिंक करना है करो आप। बोलने से नहीं होता, मैं इसलिए कहता हूं पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर उसके बाद कनेक्ट करिए। क्या बोला आपसे? पुलिस वाले भैया कंप्लेनियंट बन गए। कंप्लेनियंट क्यों बने? 21H की वजह से, और 21H की वजह से वो कंप्लेनियंट हो गए। अब वो अगर कोर्ट में नहीं आएंगे, नॉन अपियरेंस हो जाएगा। तो 279 कहता है कि भैया अगर आप नहीं आते हो तो हमारे को अथॉरिटी है, हम तुम्हारे केस को उड़ा देंगे, या तो अक्विटल कर देंगे अक्यूज को ही अक्विटल कर देंगे। लेकिन आप यही बात पलट करके सोचिए कि जहां पर पुलिस वाले भैया कंप्लेनियंट नहीं बने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जहां पर पुलिस वाले भैया कंप्लेनियंट नहीं बने हैं वहां पर उन्होंने सिंपल पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी है। जहां पर सिंपल पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी है वहां पर उनका नॉन अपीयरेंस अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्विटल नहीं होने वाला है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस वाला नहीं आएगा तो क्या अक्विटल हो जाएगा? सोच के देखिए। पहला डिफरेंस, पुलिस वाला कंप्लेनियंट है, पुलिस वाला रिपोर्ट लेके आ रहा है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी भी कोई कंप्लेंट केस फाइल होता है और कंप्लेंट केस के फाइल होने के बाद अगर अक्यूज्ड को अक्विटल कर दिया गया, मान लीजिए यही सेक्शन 279 सब सेक्शन 1 के तहत मान लीजिए अक्विटल हो गया, मैंने मानने के लिए कहा है, अगर अक्विटल हो गया तो कंप्लेंट केस में अक्विटल के खिलाफ जब आप अपील फाइल करेंगे, बहुत भयंकर बात बता रहा हूं, भयंकर करने के मतलब बहुत बड़ी बात, आपको याद होगा तो अच्छी बात। कंप्लेंट केस में अगर अपील फाइल करनी है अक्विटल के खिलाफ में तो उसमें पुलिस वाले भैया जो कि कंप्लेनियंट बने हुए हैं, ध्यान से सुनना, जो पुलिस वाले भैया जो कि कंप्लेनियंट हैं उनको 6 महीने का टाइम लिमिट मिलता है अपील फाइल करने के लिए। कितने महीने का? 6 मंथ्स का। और अगर यही आम आदमी रहेगा आपके जैसा, हमारे जैसे, और अगर हमें कोई कंप्लेंट केस में अक्विटल के खिलाफ अपील फाइल करनी हो तो हमें कितने दिन का समय मिलेगा? 60 दिन का समय मिलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम भारत के लोग, भारत के नागरिक की सुरक्षा के लिए 60 दिन का समय मिलता है। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। बाकी आप समझदार हैं। नाउ ये जो मैंने आपको 2 सिचुएशंस बताए, ये जो आपको 2 केसेस बताए, दीज आर द ओनली 2 केसेस जहां पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले ने किया और जो रिपोर्ट है वो 193 सब सेक्शन 3 BNSS के अंदर जा रही है। ना अब ध्यान से सुनिए एक और चीज। मान लीजिए एक केस आया और उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सो रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर in a non-cognizable case only when he is ordered to investigate it by a magistrate। 2 चीजें मैंने कही। पहली बात कि अगर कॉग्निजेबल केस था तो पुलिस वाले भैया खुद से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पर पहुंच गए कि भैया नॉन कॉग्निजेबल हो गया, एक बात। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा कर दें, वाइसे वर्सा कर दें, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है, ध्यान से सुनना, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है और नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास मामला गया तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं भैया जाओ जरा हेल्प कर दो मेरी, तो नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाले भैया इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि कॉग्निजेबल में पुलिस को अथॉरिटी है कि बिना वारंट के 2 बजे रात को भी अरेस्ट कर सकती है। उनको लगता है भैया भाग जाएगा, पकड़ लो जाके। उत्तराखंड की पुलिस आई थी ना यूपी बरेली, जाके सीधे घर में घुस गई, बोले लाओ सब, तो सबके पास मादक पदार्थ है। मिला खुदा पहाड़ निकली चूहिया। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है और नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के कहने पर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बनती है
तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। बताइए, उसको क्या कहेंगे? पुलिस रिपोर्ट। अब आप कहेंगे ये क्या चल रहा है? यही तो समझना है। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट का डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहां तो कुछ और ही लिखा है। भाई पुलिस रिपोर्ट क्यों कहेंगे उसको? भाई किसी भी पुलिस के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट तब कहते हैं जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के टेबल पर जाती है। तो मजिस्ट्रेट के कहने पर करें या मजिस्ट्रेट के नहीं कहने पर करें, इन्वेस्टिगेशन तो आपने किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट बना करके आपने दे दिया। अब रिपोर्ट बना के आपने सबमिट कर दिया तो वो क्या बन गया? पुलिस रिपोर्ट। अभी मैं कहां से कह रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये सारी कहानी जो है, देखिए आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा इसको फाइंड आउट कर लेता हूं आसानी के लिए। 174, 174। तो 174 के सब सेक्शन 4 में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की है। वेयर ए केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a non-cognizable case, notwithstanding that the other offenses are cognizable. दो सिचुएशन, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, सबसेक्शन 2 भी पढ़ लीजिए। सबसेक्शन 2 क्लियर सेज no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial. So no police officer shall investigate a non-cognizable case. So non-cognizable case है, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिला इन्वेस्टिगेशन करने का, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट पहुंचा दी, और रिपोर्ट जो पहुंचाए उसको क्या बोलेंगे? पुलिस की रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा। तो 174 सबसेक्शन 2 इसके साथ मिला के पढ़िए किसको? कंप्लेंट। दूसरा, कोई भी रिपोर्ट जो सेक्शन 175 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस वाले जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं। सो रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए कॉग्निजिबल केस अंडर सेक्शन 175 ऑफ द बीएनएसएस, या पुराने कानून के हिसाब से 156 हुआ करता था, वो क्या हो गया? इट इज अगेन अ पुलिस रिपोर्ट। सो पुलिस रिपोर्ट सिर्फ दो जगहों पर बनती है ऐसे सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा कौन सी? जहां एक कॉग्निजिबल केस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने रिपोर्ट सबमिट करी, या नॉन कॉग्निजिबल केस का ही इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिपोर्ट बना के सबमिट करी। हमारे पास तीसरा सिचुएशन है जिसमें हमने कॉग्निजिबल ऑफेंस से शुरुआत करी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि नॉन कॉग्निजिबल है, खोदा पाड़ निकली चुकी है, उसको नहीं कहेंगे पुलिस रिपोर्ट, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंप्लेंट। सो दीज आर द 3 सिचुएशंस। अब मैं आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूं कि जिसको हम सीधे सीधे शब्दों में कंप्लेंट कह सकते हैं, जिसको हम नॉन कॉग्निजिबल केस नहीं कहेंगे फिलहाल। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ही स्टॉप कर दूं, काफी लंबा हो जाएगा। चीजों को आप अच्छे से समझना, उसके बाद कमेंट करना अगर नहीं समझ में कोई चीज आती है तो। चलो फिर फिलहाल आज के लिए अभी के लिए यहीं पर रोकता हूं, फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जहां पर मैं आप लोगों से ये डील करूंगा, आपको ये शेयर करूंगा कि जहां पर कंप्लेंट किसको कह सकते हैं, कंप्लेंट कौन कौन से ऐसे हैं जो किसको हम कंप्लेंट कह सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट नहीं है वो, ठीक? तो पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट का फर्क धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।